नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। मक्के की फसल में हानिकारक कीटों की करें समय पर रोकथाम। हाईटेक खेती के अंतर्गत प्रदेश के बहुत से किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज हम आपको एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान गांव अड़दपुरा जिला जयपुर के बाबूलाल यादव से मिलवा रहे हैं जो कि पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। किसान भाइयों राम राम, मेरा नाम बाबूलाल यादव, ग्राम अड़दपुरा जयपुर का रहने वाला हूँ। पहले मैं भी परंपरागत खेती करता था, तो मेरे एक भाई ने आके बोला यार भाई आप पॉली हाउस लगा लो। तो मैंने सोचा यार क्या है पॉली हाउस में, तो मेरे को वो दिखाने कहीं ले गया पॉली हाउस। तो वहाँ देख के मैं भी चकित रह गया। वहाँ टमाटर की क्रॉप चल रही थी, तो मैंने भी सोचा यार अपन भी लगाएंगे पॉली हाउस। तो मैंने फाइल लगाई, मेरा 1-1.5 साल से नंबर आ गया 16-17 के अंदर, और मैंने ये पॉली हाउस लगाया। मैंने अब इसी पॉली हाउस में मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मेरी फसल करीबन आज 50-55 रोज की हुई है। 36 दिन पे इसमें तुड़ाई चालू हो गई थी और अभी तक 60-70 रोज चलेगा। तो मेरे अनुमान से करीबन 7-8 लाख रुपए तक बिकेगा मेरा खीरा। ये किसान भाई पहले परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अभी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर समझा और इसके लिए अन्य प्रगतिशील किसानों एवं विशेषज्ञों से जानकारी लेकर ये किसान 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाए और उसमें खीरा की खेती की, जिससे आज के समय में उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। तो इतनी अच्छी आय कमाने के लिए ये किसान पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मैंने जमीन तैयार की, इसमें पहले मैंने सोलराइजेशन किया। तो इसमें पूरे पॉली हाउस में पूरे में पन्नी बिछा के और मैंने अच्छी तरह से सोलराइजेशन किया। सोलराइजेशन करने के बाद में खेत तैयार किया, फिर गोबर की खाद डाली और उर्वरक भी डाला, बेड बनाए, नई मल्च लगाई। 10,000 सीड लगाए हुए हैं मैंने इसमें, और ये धागे भी नहीं लगाए हैं, क्लिप भी नहीं लगाई है और अच्छी तरीके से लगाया है। हम एक राजस्थान के ऐसे इलाके में हैं जहां पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस पानी के अभाव को देखते हुए मैंने ये फार्म पॉन्ड खुदवाया है। तो इसमें ये पानी का क्या है, हार्वेस्टिंग हो जाता है और इससे ही मैं पॉली हाउस के अंदर यूज में लेता हूँ। ये जो मैनसूरी है, ड्रिप सिस्टम है, इससे पानी फिल्टरों के अंदर चला जाता है। जैसे खाद दवाई हैं तो मैं ज़्यादातर जैविक यूज करता हूँ, जैसे ट्राइकोडर्मा हुई, सूडोमोनास हुई और बायो ऑर्गो हुई। करीब ज़्यादातर बायो यूज करते हैं अपन। जैविक खेती के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैविक खेती से फसल भी लंबी चलती है, प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, फ्रूट की साइज भी सही आती है, मतलब कई रोगों से मुक्त है उससे। किसान भाइयों भी आपने जाना पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती करने की तकनीक के बारे में। अब आइए एक नजर डालते हैं खीरा की सफल खेती में होने वाली आमदनी एवं खर्च और मुनाफा के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। मैंने ये पॉली हाउस लगाया तो इसमें 34 लाख रुपए का मेरे को खर्चा बताया। 60% सब्सिडी मिली, उसमें मेरे को 23,63,000 रुपए की सब्सिडी मिल गई और 10,12,800 रुपये मेरे अमाउंट से जमा हो गया। तो मैंने ये पॉली हाउस लगा लिया और मैंने पहले 2 फसल ले ली इससे पहले, और दोनों फसलों में मेरे जो भी इसमें लागत आई, ड्रिप वगैरह की, तार धागों की, मल्च वगैरह की, तो उसका मेरे को पूरा
खर्चा मिल गया। मेरे पहले बाद जुताई में करीबन 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। फिर बेड बनाए जब 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए। फिर मल्च लाए तो 20-25 हज़ार रुपये की मल्च आ गई। 17-18 हज़ार रुपये के दागे आ गए। 5-6 हज़ार रुपये की किलप आ गई। 20-53 हज़ार रुपये का बीज आ गए। 10 हज़ार सीड लगाए हुए हैं मैंने इसमें। कुल मिला के करीब मेरे को 1,60,70 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। और इसी के अंदर 8-8 हज़ार रुपये में 4 आदमी रख रखे हैं मैंने तुड़ाई के लिए, इसके आंट ऊंट लगाने के लिए। और अभी मेरी फसल करीबन आज 50-55 रोज की हुई है। 36 दिन पे इसमें तुड़ाई चालू हो गई थी और अभी तक करीब 15-16 टन के लगभग माल निकल गया। करीबन 3-3 लाख रुपए की 20-21 रुपए की रेट में मेरा माल बिक रहा है और अच्छा माल आ रहा है। अभी तक मैंने जो खर्चा लगा उसमें से खर्चे का निकल गया 1-1.25 लाख रुपए ऊपर चल रहे हैं और अभी तक मेरी फसल करीबन 60-70 दिन तक चलेगी। अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और अच्छा मिल रहा है और अभी तक 60-70 रोज चलेगा तो मेरे अनुमान से करीबन 7-8 लाख रुपए तक बिकेगा मेरा खीरा। किसान भाइयों, इस किसान भाई का अनुमान है कि इन्हें पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती से कुल आय 9 लाख रुपए मिलेगी और कुल खर्च 4 लाख लगेगा और शुद्ध लाभ 5 लाख रुपए होगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा ये किसान खीरे की खेती से आज लाखों रुपए कमाकर प्रदेश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। मेरे को जहाँ अच्छा लाभ मिलता है वहाँ माल को बेचता हूँ, मंडी में भी ले जाता हूँ। व्यापारी यहाँ मेरे पॉली हाउस पे भी आते हैं, मेरे को ₹2 माल को देख के, साइज को देख के ज़्यादा देते हैं तो मैं करीब ज़्यादातर माल यहाँ मेरे पॉली हाउस से ही उठाते हैं। जिन किसान भाइयों ने मक्के की फसल लगा रखी है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल में कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें इनकी रोकथाम, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा। हमारे राज्य में धान, गेहूं एवं अन्य प्रमुख फसलों की श्रेणी में मक्का भी एक अहम, विगत कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो एक अहम फसल के रूप में उभर कर आई है और व्यापक पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है। आज हम बात करेंगे कि रबी मक्के में लगने वाले हानिकारक कीट एवं उनके प्रबंधन की तकनीकी। अगर हम देखें बुआई के कुछ ही उपरांत बाद में हम देखें तो यहाँ पे कजरा कीट लगता है और बुआई के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद अगर हम देखें तो मक्के में तना छेदक, 2 प्रकार के तना छेदक होते हैं, वो लगने लगते हैं। और फिर इस तरह से जब मक्के में बाली आ जाती है, यानी कि उसमें अगर हम देखें तो उस बाली अवस्था में भी एक प्रमुख कीड़ा लगता है। एक प्रकार का एक मोथ होता है तितली की तरह, और उस मोथ से अगर हम देखें वो मोथ अंडे दिए हुए होती हैं मिट्टी में, या तो अभी जो नए पौधे अभी अंकुरित हो रहे होते हैं उनके आसपास कहीं वो मोथ अंडे दे देती हैं और उन अंडों से उनके पिल्लू या सूड़ियाँ या लार्वा हम बोले वो निकलते हैं। वो निकलते ही जैसे ही मक्का अंकुरित हो रहा होता उसी समय मक्के को काट कर करके पूरा गिरा देते हैं। और इन सूड़ियों का अगर हम आक्रमण देखें तो केवल रात के समय में ही होता है। ये सूड़ियाँ यानी ये जो कजरा कीट है ये रात्रिचर होते हैं, दिनचर नहीं होते हैं, केवल रात में ही निकलेंगे। तो अब अगर इनके प्रबंधन की हम बात करें तो इनके प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मक्का लगाने जा रहे हैं तो ऐसे में बीजोपचार करना चाहिए हमको। बीजोपचार यदि अगर हो सके काट करके गिराते हुए नजर आते हैं तब उस खड़ी अवस्था में भी आप क्लोरपाइरिफास नामक दवा या कोई भी मालाथियान और या कोई भी धूल अवस्था में जो भी कीटनाशी है उनका भी बुरकाव कर करके फसलों के ऊपर में बचाया जा सकता है इनको। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है।
कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब आता है इसका दूसरा प्रमुख कीड़ा, जिसको हम मक्के का तना छेदक कहते हैं। मक्के में तना छेदक जब मक्के की फसल पूरी तरह से अगर हम देखें एक बढ़वार की स्थिति में होता है, अब ठीक उसी समय मक्के तने छेदक का आक्रमण होता है। इस तने छेदक के जो प्रौढ़ जो कीट है, पत्तियों की निचली सरफेस पे, उनके निचले भाग पे कहीं अंडे दे देती हैं। उन अंडों से धीरे धीरे उनसे 4 से 5 दिन में वो अंडे फूट करके उनमें से सूढ़ियाँ निकलती हैं, लार्वा या पिल्लू जिन्हें हम कहते हैं। वो पिल्लू जो है धीरे धीरे उन पत्तियों का जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसको खाएंगे। उसको खाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि किसी भी पौधे में वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नहीं। तो नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते जो पौधे का बीचला भाग है, यानी बीच वाले भाग से ही पौधे का वृद्धि और विकास और उसका जीवन निर्भर करता है, उसी बीचले भाग में धीरे धीरे ये खाते हुए चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और खाने से, इनके खाने की वजह से चूंकि ये उसी तने के अंदर में प्रवेश कर गए, पोषक तत्व और पानी का बराबर ना पहुंच पाने की वजह से उनके जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर हम देखें, भोजन का आदान प्रदान वो बाधित हो जाता है, जिससे ऊपर की पत्तियां इत्यादि धीरे धीरे सूखने लगती हैं। इनके लिए फेरोमोन ट्रैप आता है, तो हम 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। हम इसमें अगर रसायन की तरफ बढ़ते हैं तो फेनवेलरेट या साइपरमेथ्रिन नामक दवाएं आती हैं। इन दोनों दवाओं में से किसी एक का 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 150 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से अभी हम छिड़काव कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का भी पालन करते हैं और अधिकतर देखने में आता है कि किसान दुधारू पशुओं की देखरेख तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन इनके जो बछड़े बछड़ियां होती हैं इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो बछड़े बछड़ियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत से। आज हम बात करेंगे नवजात बछड़े बछड़ियों की देखभाल। किसान भाइयों, ये जो विषय है बहुत ही प्रमुख विषय है कि हमारे किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को पशुशाला में जो हमारे नवजात बछड़े बछड़ी हैं उनका रखरखाव विशेष रूप से करना पड़ता है। जो हमारा पशु है, बछड़ा बछड़ी है, तो उसका मुंह में जो झिल्ली लगी है उसको साफ करें। उसके इस पर नाक में जो उसकी झिल्ली लगी है उनको भी साफ करें। और अगर उसको उसका पशु चाटता है तो उसको चाटने दें, उससे उसका ब्लड का संचार उसमें होता है और जो बछड़ा बछड़ी है बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। तो किसान भाई इसका ये ध्यान रखें कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसका सबसे पहले तो जो गर्भनाल है उसको करीब 5 सेंटीमीटर छोड़ के उसको शार्प ब्लेड या चाकू से काट दें और उसके बाद में उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं। मुख्य रूप से किसान भाइयों, जैसे हमारे बछड़ा बछड़ी है उसको जन्म के 2 घंटे के अंदर खीस या चीका उसको मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसके जो शारीरिक भार है उसका 10% खीस उसको मिलना चाहिए। तो ये बातें शुरू में ध्यान रखें किसान भाई कि जो हमारा बछड़ा बछड़ी है उसको उचित मात्रा में खीस पिलाएं। जो खीस है वो एक एंटीबायोटिक होने के साथ साथ उसको अतिरिक्त ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है जो पशु से करीब 3 से 4 दिन तक बछड़े बछड़ी को प्राप्त होता है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके साथ ही दूसरा ये किसान भाई ध्यान रखें कि जो आपका बछड़ा बछड़ी है उसको करीब 15 दिन बाद
उसको प्री स्टार्टर राशन, जैसे भीगा हुआ दलिया है, थोड़ा उसको खिलाना शुरू करें कि उससे ही उसका जो रूमन है वो डेवलप हो और वो दूध के अलावा भी कुछ खाना शुरू करें। इसके साथ साथ कुछ हरा चारे की पत्तियां हैं वो भी किसान भाई उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर बछड़े के आवास की बात करें तो उसका आवास साफ़ सुथरा एवं स्वच्छ होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो पशु की बिछावन है उसके रूप में पुआल वगैरह का प्रयोग करें, जिससे वहाँ पशु को निमोनिया वगैरह नहीं होगा, क्योंकि सूखा उसका आवास रहेगा। दूसरा ये ध्यान रखें कि जितना भी पानी है, गोबर है, वहाँ पेशाब उसको समय समय पे साफ़ करते रहें, उससे भी आप सुखाते रहें, तो पशुशाला में आपके नमी नहीं रहेगी और जो बछड़ा बछड़ी है वो आपको बीमार नहीं होगा। इसके साथ ही किसान भाई जो अभी वातावरण में सर्दी मौसम जैसे जैसे बढ़ेगा तो गिरते हुए तापमान के अनुसार जो हमारे बछड़े बछड़ी हैं उनको कुछ समय के लिए सुबह थोड़ा धूप में निकालें। इसके साथ ही किसान भाइयों ये भी ध्यान रखें कि उसके जन्म के करीब 7 दिन के अंदर उसको कृमिनाशक दवाओं पिलानी चाहिए, तो आपके बछड़े बछड़ी आगे जाके अच्छी गाय बनेंगे, दुधारू गाय। जैसे कि आज लाखों की संख्या रुपए में गाय आती है, तो आपके लिए एक फायदे का धंधा होगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है। गांव लालपुरा, जिला जयपुर के महेंद्र नाथ ने, आपने आंवले की बाग में जरूरी कार्य एवं फल तुड़ाई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग देखो इस समय आंवले के बगीचे में खड़े हुए हैं और आंवले का फलन आ रखा है। एक तो सबसे विशेष बात का अपन को ध्यान रखना है कि हमको सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से रखनी है कि इस समय अपन को किसी भी तरह से सिंचाई में अपन को कमी नहीं रखनी है। अगर अपन ने सिंचाई में कमी रख दी तो इस समय निश्चित रूप से आप पाओगे कि आपके फल भी गिरने लग सकते हैं, फलों की साइज भी छोटी हो सकती है और उस पर फुलावट भी नहीं आएगी। तो एक तो सिंचाई का ध्यान रखें। आंवले के बाग में फलन की अवस्था पर कुछ समस्याएं आती हैं, जिसका समय रहते निदान कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। तो एक तो सिंचाई का ध्यान रखें। दूसरा, जैसे भी आप आंवले देख रहे हो, ये आंवले छोटे और ये बड़े बड़े होने वाले हैं और ऊपर मौसम बदल का भी हो रखा है। तो बदल के मौसम में आंवले में कभी कभी क्या हो कि रोली रोग आने की संभावना रहती है। तो अगर इस समय अपन 2 ग्राम गंधक का पाउडर जो उसका अगर अपन प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देंगे तो इसमें चमक भी बनी रहेगी और इस पर किसी भी तरह का रोली रोग की शिकायत नहीं रहेगी और स्वस्थ और बिल्कुल चमक वाले आंवले दिखाई आपको देंगे। जिन्होंने ठेका दे रखा है, आंवला की तुड़ाई दिसंबर माह में शुरू हो जाती है, तो अपन को ये चाहिए कि 31 दिसंबर से पहले अपने आंवले की तुड़ाई कर ले, क्योंकि उसके पश्चात सर्दी विशेष पड़ने लग जाती है, पाला पड़ने की भी संभावना रहती है। पाला पड़ने से आंवले के फलों की क्वालिटी, गुणवत्ता में भी खराब होने की, क्योंकि पाला पड़ने से आंवले का जो कलर, अभी जो आप बिल्कुल हरा देख रहे हो ना, पाला पड़ते ही ये कलर सफ़ेद हो जाता है। जो बाजार की जो विपणन में है, जो मार्केटिंग गुणवत्ता है, जो आंवले की क्वालिटी की जो गुणवत्ता है खराब आ जाएगी, तो इससे आपको दाम भी कम मिलेंगे, पैसे कम मिलेंगे। 30 दिसंबर से पूर्व ही अगर अपन आंवले की तुड़ाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपन आंवले की फसल का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अच्छी पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की सफल खेती करके ली एक किसान ने अच्छी पैदावार। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।